दोस्तों आज बात होने वाली है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की और न्यूक्लियर एनर्जी की। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो कि भारत में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अब इन न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें एनर्जी मिलती है। अब दोस्तों, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स को कितने सारे खतरे हो सकते हैं? अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के खतरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से भारत की ही मेजर सिटीज़ को खतरा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मुंबई, चेन्नई ये ऐसी मेजर सिटीज़ है जिनके पास में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है। और मान लीजिए कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, फिर भी अगर इनमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो क्या इनसे हमारी मेजर सिटीज़ को खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल। इस बारे में अपना ओपिनियन दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अब दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर दोस्तों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। जी हाँ दोस्तों, एटॉमिक बॉम्ब जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, सेम न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग दोस्तों इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ड्यूअल यूज एनर्जी। जी हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। उसका डिस्ट्रक्टिव यूज तो हमें पता है, वो है एटॉमिक बॉम्ब, और उसका कंस्ट्रक्टिव यूज है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पर दोस्तों, कभी इस बारे में सोचा कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर एक्सीडेंट्स हो जाए, डिजास्टर्स हो जाए, तो क्या ये हमारी सिटीज़ के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं? क्या ये भी एटॉमिक बॉम्ब की तरह ही डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो दुनिया को मिला जब सबसे पहला मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था दोस्तों, चिर्नोबिल करके प्लेस है, जो तब यूएसएसआर सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। अब वो प्लेस सिचुएटेड है यूक्रेन में। इस न्यूक्लियर डिजास्टर में दोस्तों बहुत सारे लोगों को रिलोकेट करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा रेडिएशन रिलीज हुई थी, जिसके वजह से आज भी वो जियोग्राफिकल एरिया कंटेमिनेटेड है। और इस एरिया से आज भी दोस्तों रेडिएशन लीक होती है, जो कि हज़ारों सालों तक रेडिएशन इमिट होती रहेगी, और हमें इस पूरे एरिया को आज भी मॉनिटर करना पड़ता है ताकि ये रेडिएशन बाकी एरिया में ना फैले। अब दोस्तों, इस न्यूक्लियर रिएक्शन का और इस डिजास्टर का रीज़न क्या था? तो चिर्नोबिल में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसके पीछे का रीज़न था ह्यूमन एरर और एक डिफेक्टिव प्लांट डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन एरर के वजह से ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। अब ये न्यूक्लियर डिजास्टर क्या आखिरी था? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। रिसेंटली जापान में, यानी 11 मार्च 2011 में दोस्तों, जापान में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। और इसके वजह से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन लीक हुई थी, और इसने जो 2011 में प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, जापानीज गवर्नमेंट आज भी उन प्रॉब्लम्स से डील कर रही है। अब दोस्तों, ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? इसके पीछे का रीज़न हमें जानना और समझना दोनों ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जापान की जियोग्राफिक लोकेशन की, तो जापान सिचुएटेड है रिंग ऑफ फायर पे, जो कि एक पैसिफिक ओशन का ऐसा सेस्मिक सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमन है। और यहाँ पर अगर आप जापान की कोस्ट लाइन को देखो, तो दोस्तों ये रेड कलर हमें बताता है कि ये एरिया सबसे ज़्यादा प्रॉन है अर्थक्वेक, और उन अर्थक्वेक से क्रिएट होने वाली सुनामीज के लिए। और जापान ने देखो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया भी तो कहा इसी सी फेसिंग एरिया में, यहाँ पर फुकुशिमा में। तो दोस्तों, ये जो हमारा सबसे बड़ा बुरा सपना था, वही सपना दोस्तों, नाइटमेयर जो था, वो हुआ 2011 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को सी फेसिंग तरीके से बनाया। और दोस्तों 11 मार्च 2011 को यहाँ पर एक 9 रिक्टर स्केल का 9 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, और जिसने जो सुनामीज क्रिएट की, इन सुनामीज ने दोस्तों इस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ? सुनामी, नेचुरल डिजास्टर। अब दोस्तों, इन सुनामीज ने क्या किया?
तो इन सुनामी से दोस्तों इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आग लगी है, क्या उस आग को हम लोग सिंपल पानी से बुझा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन वाली आग है दोस्तों, और इनसे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई ओशन में भी, ज़मीन पर भी। और उसके पीछे का कारण जो था वो था दोस्तों न्यूक्लियर मेल्टडाउन। जी हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन को हम सिंपली पानी डाल के बुझा नहीं सकते, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, वो होती है कूलिंग सिस्टम की। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को 24/7 पावर सप्लाई देना होता है ताकि ये कूलिंग सिस्टम हमेशा एक्टिव रहे। या जैसे अभी सुनामी के वजह से फ्लडिंग होगी, जिसके वजह से दोस्तों पावर सप्लाई तो इस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद ही हो गया था, उसके साथ ही जो जनरेटर इन्होंने रखे थे वो जनरेटर भी फ्लडेड हो गए थे। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को पावर सप्लाई मिला नहीं, जिसके वजह से कूलिंग सिस्टम पूरी तरह शट डाउन हो गई, और उसके वजह से दोस्तों समस्या क्रिएट हुई न्यूक्लियर मेल्टडाउन की। न्यूक्लियर मेल्टडाउन तब होता है जब कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो फ्यूल रॉड है वो दोस्तों मेल्ट हो जाते हैं। अब ये होता है कूलिंग सिस्टम के फेलियर के वजह से, और इसी ब्रीच के वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में लीक हो गई। तो दोस्तों अब आप ही बताओ, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या जापानीज गवर्नमेंट की साइट लोकेशन गलत थी, या उन्हें पता था कि यहाँ पे सुनामी आ सकती है फिर भी उन्होंने प्रिपेयर्ड नहीं रहे और प्रोटेक्टिव मेजर्स भी नहीं रहे? तो दोस्तों इसी से आप ये बताओ, क्या भारत ने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कोस्टल रीजन में बनाने चाहिए? क्या फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर से हमने कुछ सीखना चाहिए? अगर सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए, ये भी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब दोस्तों फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के वजह से जापान को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहली तो चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई, ओशनिक वाटर जो था वहाँ पे वो भी रेडियो एक्टिव हो गया, लैंड भी रेडियो एक्टिव हो गया। इसके वजह से दोस्तों 1.5 से 2 लाख लोगों को रीलोकेट करना पड़ा, और वहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स भी बढ़ गए, जिसमें दोस्तों थायराइड कैंसर ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा दोस्तों इस कंटेमिनेशन को, इस न्यूक्लियर वेस्ट को क्लीन करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट को दोस्तों 22 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़े। और अभी आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हो कि ये जो मेल्टडाउन प्रोसेस थी उसे बुझाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में हेवी वाटर, ड्यूटेरियम वाटर को यूज़ करना पड़ा। अब वो पूरा वाटर जो है वो भी रेडियो एक्टिव है। अब जापानीज गवर्नमेंट के सामने समस्या है कि उस रेडियो एक्टिव हेवी वाटर को कैसे डिस्पोज करे, इसके बारे में भी आप करंट अफेयर में पढ़ते रहते हो। तो दोस्तों इतनी बड़ी समस्या जो है ये न्यूक्लियर डिजास्टर क्रिएट करता है। तो आप ही सोचो, भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर इस तरह से कोई समस्या हो जाती है तो हमारे लिए वो कितना कॉस्टली होगा। अब स्पेशली जब हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन हम डिस्कस करें, तो दोस्तों भारत के मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो एक है दोस्तों राजस्थान में रावतभाटा, दूसरा इंपॉर्टेंट है गुजरात में काकरापार, तीसरा है दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में। अब ये तारापुर जो है ये दोस्तों मुंबई सिटी से बहुत ही क्लोज है। उसके बाद आता है दोस्तों कर्नाटका कैगा, और तमिलनाडु में आप 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखते हो, एक है दोस्तों कुडानकुलम और एक है मद्रास एटॉमिक पावर। अब इनमें से दोस्तों ये जो 4 मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है। तो दोस्तों फिर आपके दिमाग में सवाल आता होगा, क्या भारत में सुनामी आ सकती है? तो दोस्तों अगर हम लोग थोड़े से पास्ट में जाए तो भारत में तो सुनामी आ चुकी है। भारत में सुनामी कब आई थी? दोस्तों भारत में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, जब इंडोनेशिया के पास, सुमात्रा के पास एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, और इस अर्थक्वेक ने क्रिएट की थी डिस्ट्रक्टिव सुनामीज, जिन्होंने हमारे पूरे वेस्टर्न कोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर दोस्तों आप बोलोगे कि चलो इंडिया का सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट ही खतरे में है, सुनामी के डेंजर जोन में आता है, क्या ईस्टर्न कोस्ट नहीं आता? तो दोस्तों ईस्टर्न कोस्ट भी आता है। उसे समझने के लिए दोस्तों हमें इंडिया के जियोलॉजिकल मैप को समझना होगा। हमारी बॉर्डर लाइन के पास में दोस्तों 2 सबडक्शन जोन है, एक आता है दोस्तों मकरान कोस्ट के पास, और एक आता है दोस्तों ये सुमात्रन एरिया। अब ये दोनों सबडक्शन जोन सेस्मिकली एक्टिव है, और यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक आ भी सकते हैं। तो दोस्तों इन अर्थक्वेक के वजह से हम लोग भारत में सुनामी की जो रिस्क है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत के दोनों कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में आज भी दोस्तों सुनामी आने की शक्यता है। तो दोस्तों अब आप ही सोच के बताओ, क्या भारत ने कोस्टल एरिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने चाहिए? क्या भारत में भी फुकुशिमा जैसा मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर
इन नेचुरल सुनामीज के वजह से हो सकता है, और क्या इसके वजह से हमारी बड़ी सिटीज़ मुंबई, चेन्नई ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकती है? इस पर दोस्तों अपना कमेंट ज़रूर बताना। अब दोस्तों बात सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट तक सीमित नहीं है। तो इसी कोस्टल एरिया में दोस्तों भारत ने बहुत बड़े बड़े ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स है, डिपोज है, पोर्ट्स है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ भी है। क्या हमने इन सारे इंडस्ट्रीज़ को भी सुनामी के खतरे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या यहाँ पर भी हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो ऑयल स्पिल है या नेचुरल गैस स्पिल है इसे रोका जा सके? तो दोस्तों भारत सरकार इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दी है। जी हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि फुकुशिमा से सीखते हुए हम लोगों ने इंडिया में इस तरह की कैलामिटीज से प्रिपेयर होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट टू गेट अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर सुनामी एंड स्टॉर्म सर्जेस। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुनामी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप कर रही है, जो कि इस पावर प्लांट को जो भी खतरे हैं, फ्लड से खतरा है, स्टॉर्म सर्जेस से खतरा है, सुनामी से खतरा है, इसका रिस्क असेसमेंट करेगा और इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये पॉजिटिव मेजर है? अब भारत का जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, ये अरेबियन सी में के कोस्ट पर सिचुएटेड है, जो कि महाराष्ट्र में है और मुंबई सिटी से बहुत ही पास में है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करती है दोस्तों NPCIL, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक PSU है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, और ये भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोस्तों 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है 540 मेगावाट के, जो है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। अब इन 2 न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ दोस्तों और 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है, और वो है दोस्तों 164 मेगावाट 160 मेगावाट, और वो है दोस्तों बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अब ये 4 इतने बड़े रिएक्टर्स, वो भी अरेबियन सी के कोस्ट को लगकर, और जहां पर सुनामी की खतरा अभी भी है, अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, और इसके पास में ही है दोस्तों मुंबई सिटी। तो इसीलिए दोस्तों इन न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी है। तो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोस्तों अर्थक्वेक से, सुनामी से, स्टॉर्म सर्जेस से और फ्लड से भी खतरा है, और हमें इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर लेने होंगे, अदरवाइज हमारे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारी ही सिटीज़ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों इस बारे में अपना ओपिनियन आपको बताना है। अब NPCIL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी है दोस्तों, एटॉमिक सेक्टर ये ऐसा इंडिया का इकलौता सेक्टर है जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता, यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही काम करती है। और NPCIL दोस्तों भारत में ऐसे टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करती है, और इससे भारत में टोटल हर साल 8180 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये वाटर बॉडीज के पास में क्यों बनाए जाते हैं? तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है कूलिंग सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इन्हें ज़्यादातर या तो मेजर वाटर रिजर्व के पास बनाया जाता है या कोस्टल एरिया के पास बनाया जाता है। तो दोस्तों अब कोस्टल एरिया के पास बनाना बहुत डेंजरस होगा, उसमें हमने अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, स्टॉर्म सर्जेस इन सब का कंसिडरेशन रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के लिए भारत सरकार ने गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके, कॉन्ट्रैक्ट करके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने के बारे में प्लानिंग की है। ये सिस्टम होगी दोस्तों मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो मल्टीपल हजार्ड के बारे में अर्ली वार्निंग देगी, और इसका जो सिस्टम ये डेवलप करेगी उसकी कंसिडरेशन में होगा दोस्तों उस प्लांट का कंप्लीट लाइफ स्पैन, जो कि 50 ईयर्स का कंसिडर किया जाता है। और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम में दोस्तों डिटेल में स्टडी किया जाएगा, जहाँ पे सी लेवल राइजिंग की भी स्टडी की जाएगी। सी लेवल राइजिंग भी नया खतरा हो सकता है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ओशन रिसर्चर्स भी डेटा गैदर करेंगे अगले 1 से 1.5 साल में, और उसके बाद एक हाई रिजोल्यूशन, एक कस्टमाइज्ड स्पेशलाइज्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा इस तारापुर पावर प्लांट के लिए। तो दोस्तों देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल सिर्फ तारापुर पावर प्लांट के लिए सिस्टम को डेवलप कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या हमने ये सिस्टम हमारे सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए डेवलप करनी चाहिए? हमारे जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, क्या उनके लिए भी इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए? या जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है जो कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है,
जिनसे ऑयल स्पिल भी हो सकती है, क्या उनके लिए भी हमने ऐसे ही अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिपेयर्डनेस और प्रोटेक्टिव सिस्टम्स को डेवलप करना चाहिए? इसके बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भारत को क्या इन अर्ली वार्निंग प्रोटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत है। अब दोस्तों इस सेशन को ख़त्म करें उससे पहले मैं आपको हमारी निश्चय 9 बैच के बारे में बता दूं। दोस्तों निश्चय 9 बैच जो 31 मार्च से शुरू होगी, दोस्तों आप इस बैच में इनरोल हो सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक पीसीएस ऑफिसर आप बनना चाहते हो, अगर आप यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों निश्चय 9 बैच आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस फाउंडेशन बैच में दोस्तों हम आपके एकदम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की डिटेल में प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पर आपके क्लासेस बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाता है। आपको डिटेल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ ही दोस्तों मेंस की प्रिपरेशन भी प्रीलिम्स के साथ ही शुरू हो जाती है, जिसमें हम आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, सीसैट की भी प्रैक्टिस होती है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 1-on-1 मेंटोरशिप। आप सबको पर्सनल मेंटोर भी असाइन किए जाते हैं जो आपके सारे प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प भी करता है। दोस्तों इस बैच की फीस जो है वो अभी बहुत कम हो गई है, क्योंकि दोस्तों मार्च एंड सेल आ गया है। ये मार्च एंड सेल के वजह से दोस्तों आपको ये जो बैच है, ये बैच सिर्फ और सिर्फ 9,999 में अवेलेबल है। पर उसके लिए दोस्तों आपको मेरा कोड पीएस के लाइव अप्लाई करना होगा। पीएस के लाइव कोड जो है, इसे अगर आप अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको सिर्फ 9,999 में मिल जाएगी। पर दोस्तों ये जो मार्च एंड सेल है ये फिनिश हो जाएगा 31 मार्च को, तो आपको 31 मार्च से पहले हमारी निश्चय 9 बैच में इनरोल होना होगा। और जब आप इनरोल हो जाओगे तो दोस्तों ये आपका पहला कदम होगा अपना पीसीएस ऑफिसर का सपना अचीव करने के डायरेक्शन में। दोस्तों बड़े सपनों की शुरुआत एक स्टेप से ही होनी है और निश्चय 9 बैच में इनरोल होना ये बहुत इंपॉर्टेंट पहली स्टेप होगी। सो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस बैच में इनरोल हो जाइए। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो, जहां पर मैं आपको साइंस टेक से रिलेटेड डेली करंट अफेयर भी शेयर करता हूं और ऐसे ही बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।